एवरीवन वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो सेगमेंट में जेट लैग को डिस्कस करा था। जेट लैग के बारे में पूरी डेफिनेशन वगैरह सब देखी थी, बस होम्योपैथिक मेडिसिन का जो पार्ट था वो थोड़ा सा रह गया था। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है जेट लैग को अवॉइड करने के लिए आर्निका हो सकती है, आईपीकैक हो सकती है, लाइकोपोडियम हो सकती है, चार्नोमाइला हो सकती है, बेलिस और पेरेनिस हो सकती है। तो ये वाले नाम आपको प्रीवियस वीडियो आप प्लीज देखिएगा ताकि आपको सब क्लियर हो कि जेट लैग क्या होता है और सब कुछ उसमें डिस्कस कर चुके हैं। और एक पॉइंट और वहां मिस हुआ था कि होरेस सटन जो थे उन्होंने सबसे पहले जेट लैग के बारे में मेंशन किया था। तो HORACESUTTON, होरेस सटन। अब हम स्टार्ट कर देते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है ये एक तरह की क्लॉक है, और इस क्लॉक को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एंडोजेनस होती है, यानी हमारी इंटरनल बॉडी जो होती है, हमारी फिजियोलॉजी जो होती है वो इसको रेगुलेट करती है। तो ये एक तरह की एंडोजेनस रिदम होती है ऑर्गेनिज्म की। और ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये इंडिपेंडेंट होती है, यानी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर की साइकिल्स क्या चला रही है, एक्सोजेनस साइकिल क्या है, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से अलग है, इंडिपेंडेंट है। किसको लेकर? इस एंडोजेनस रिदम को लेकर। तो एक्सो यानी बाहर और एंडो यानी अंदर की तरफ हो जाता है। तो एक्सोजेनस साइकिल का दूसरा नाम नेचुरल साइकिल भी होता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, तो क्या फिर प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं इनके अंदर टाइम सेंस करने की पावर होती है? तो आंसर है हाँ, यस। अब क्या हो रहा है कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम सभी में वॉच पहनने की आदत होती है और वॉच देखने की आदत होती है, जिससे हमें पता चलता है कि टाइम अभी फिलहाल क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को देखें, ये कभी भी कोई वॉच पहने हुए नहीं दिखते। इनके अंदर कुछ ऐसी क्लॉक होती है जो इनकी बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी इनमें बिल्ट इन क्लॉक होती है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एप्स होते हैं जो कि हम खुद डाउनलोड करते हैं हमारे मोबाइल फोन्स में, या फिर कुछ ऐसे एप्स होते हैं जो कि कंपनी के थ्रू ही बाय डिफॉल्ट फोन के अंदर आते हैं। तो जो खुद से अंदर से ही आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो बिल्ट इन एप्स है। ठीक है, उसी तरह से ये जो क्लॉक है वो प्लांट्स और एनिमल्स में खुद से लगी हुई है, तो उसको हम बिल्ट इन क्लॉक कहते हैं। तो ये वाली चीज यहाँ पर आ जाती है। अब इसके बाद ये बायोलॉजिकल क्लॉक की थोड़ी सी हमने डिस्कस करी। अब बायोलॉजिकल क्लॉक क्या करती है? इम्पोज करती काइंड ऑफ ऑर्गन ऑफ बिहेवियर। इसका काम क्या होता है? इम्पोज करना होता है एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिहेवियर के लिए। ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म भी कहलाता है। अब सबसे पहली जो रिपोर्ट थी बायोलॉजिकल क्लॉक की वो यूएसए के अंदर आई थी, और उन्होंने ये बताया था कि ये जो टाइम मेजरिंग की प्रोसेस होती है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी इंटरनली भी उसको कर लेती है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है। तो मैं जॉन वेल्श और ऑर्लैंडो पार्क नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने, और जो इन दोनों साइंटिस्ट का वर्क था वो किस पे हुआ था? बेसिकली क्रस्टेशियंस पे हुआ था और इंसेक्ट्स पे हुआ था। 1934 की ये बात थी। तो ये सब छोटा सा एक हमने इंट्रोडक्शन देखा जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए रिलेटेड था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बायोलॉजिकल क्लॉक क्या करती है? प्रोग्राम करती है सारे एंटायर सीक्वेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर रिथमिक बिहेवियर को। बेनिंग नाम के साइंटिस्ट ने अपने वर्क को पब्लिश किया था बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में इन द ईयर 1936। आशॉफ 1916 ने भी अपना वर्क किया था इसके ऊपर, और उन्होंने डेवलप किया था और एक्वायर किया था नॉलेज फॉर द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द बायोलॉजिकल क्लॉक इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। ह्यूमंस के अंदर और दूसरे एनिमल्स में जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज हो सकती है बायोलॉजिकल क्लॉक की, उसके बारे में इन्होंने बताया था। अब हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। अब बायोलॉजिकल क्लॉक में क्या हुआ कि इसका जब शुरुआत हुई तो ऐसा माना जाता है और ऐसा अपीयर होता है कि अगर अभी हम फिलहाल कहते हैं कि जो हमारी इंडोजिनस रिदम जो होती है, यानी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो कहीं ना कहीं बाहर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, वो अंदर से ही रेगुलेट होती है। लेकिन अगर शुरू में देखा जाए तो इनिशियली हमें यहाँ पर जो बायोलॉजिकल क्लॉक थी उसको सेट करना पड़ा था, और उसको सेट करने के लिए जो कहना जी मेन जो था वहां पर वो थे एक्सटर्नल साइकिल्स ऑफ नेचर। तो जो बाहर की साइकिल्स थी शुरू में उन बाहर की साइकिल्स ने जो इंटरनल क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसको एक बार सेट कर दिया, जो कि अब लगातार जो कहना चाहिए ऑर्गेनिज्म है उसमें चली आ रही है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर का कोई क्लॉक है वो खराब हो जाता है, तो अगर उसका सेल डाउन हो जाता है तो उस टाइम पर क्या करना होता है? हमें उस सेल को लगाने के बाद अपने मोबाइल फोन से उसको चेक करते हुए पूरी तरह से अभी जो लेटेस्ट टाइम चल रहा है उसके ऊपर उसको कैलिब्रेट करना होता है। उसके बाद ये होता है कि एक बार जब हम उस क्लॉक को सेट कर देते हैं तो वो खुद से वो फंक्शन परफॉर्म करती है और लगातार चलने लगती है। उसी तरह से ये बायोलॉजिकल क्लॉक का भी पूरा सेम मैकेनिज्म है। शुरू में इसको सेट करने के लिए जो कहना चाहिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था या फिर एक्सटर्नल क्यूज थे, उन्होंने उसको सेट करा और अभी फिर वो फंक्शनली चल रही है।
तो जो पॉइंट है वो भी ये कह रहा है, इनिशियली टू सेट द बायोलॉजिकल क्लॉक एंड टू रन इट एक्सटर्नल साइकिल्स ऑफ नेचर प्लेड रोल। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, बट वंस दिस बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द इंडिविजुअल इज सेट, मेंटेन्ड एंड रन, इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल क्यूज। लेकिन जैसे ही ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, तो फिर अब वो नॉर्मली रन करेगी, उसको बार बार हमें उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कुछ एक्सटर्नल कॉजेज या फिर जो क्यूज होते हैं उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो इंटरनल क्लॉक होगी, और वो नॉर्मली रन कर सकेगी। सेम यहाँ पर हम उसी एग्जांपल को ले सकते हैं कि अगर एक बार हम क्लॉक को सेट कर देते हैं, अंटिल अगर हम देखें जो सेल्स है अगर वो डाउन ना हो तो वो खुद से चल रही होती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक बार सेट करने के बाद बायोलॉजिकल क्लॉक भी उसी तरह से चलेगी बिना किसी मतलब कहना चाहिए डिपेंडेंसी के, किसके ऊपर, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है उसके ऊपर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, वी कैन से ड्यूरिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा था तो जो एंडोजीनस रिदम थे, बॉडी के अंदर के जो रिदम्स थे वो रिमेन थे इन ट्यून विद दैट ऑफ एक्सोजीनस रिदम। जैसा जैसा एक्सोजीनस रिदम चलता था उसी तरह से एंडोजीनस रिदम चलता था। तो जो डे नाइट एनुअल सीजनल या टाइडल चीज़ें थी वो सभी कहना चाहिए बॉडी को याद करवा दी गई। तो ये जो रिपीटिशन था एंडोजीनस साइकिल का अल्टीमेटली बिकेम इनेट एंड इंडिपेंडेंट। तो बाद में हुआ क्या कि एक बार जब ये बॉडी के अंदर ये सारी जो साइकिल्स थी वो लर्न हो गई, उसके अंदर सेट हो गई, तो अब क्या हो रहा है कि हर बार शुरू में हमारे जो कहना चाहिए एंसेस्टर रहे होंगे, पूर्वज रहे होंगे, तो उसको उन लोगों को लर्न करवाने के लिए इस साइकिल को पूरी तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहना चाहिए उसके रिलेटेड था। लेकिन अब फिलहाल क्या होता है कि एक बार जब उनमें सेट हो गई हमारे एंसेस्टर्स में, तो अब हमें बार बार उस चीज को सेट करने की जरूरत नहीं। अब वो चीज हमें कैसी हो गई, इननेट हो गई, यानी कि बाय बर्थ हमें वो चीज आ चुकी है। और अब हम इंडिपेंडेंट है किसको लेकर, एक्सटर्नल साइकिल्स को लेकर या फिर एक्सोजीनस साइकिल को लेकर। तो ये नॉर्मल सा पॉइंट था। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। Continuous influence of exogenous rhythm in successive sequence developed physiological rhythms in organisms. These physiological rhythms linked together to make a time sense called biological clock. लगातार इन्फ्लुएंस होता रहा एक्सोजिनस रिदम का, जिससे कि सक्सेसिव सीक्वेंस डेवलप हो गया फिजियोलॉजिकल रिदम ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर। और ये जो फिजियोलॉजिकल रिदम था, जब इनको आपस में जोड़ा जाता है तो एक टाइम सेंस तैयार हो जाता है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी बायोलॉजिकल क्लॉक की। इसके बाद हम पोर्शन देखेंगे कि डिफरेंट जो लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं उसमें किस तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक होती है या एक्ट करती है, जो भी होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम वर्टिब्रेट्स की तरफ जाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।